हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस बार डीएलएड यानी बीटीसी में एडमिशन लिया है तो आज की ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षाओं के दृष्टिगत अपने चैनल पर जो फ्री क्लासेस की सीरीज चल रही है उसमें वर्तमान में हम लोग साइंस यानी विज्ञान विषय को कंप्लीट कर रहे हैं। 7 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम लोग 8वीं क्लास जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। आपको बता दूं, ये सारी की सारी क्लासेस टॉपिक वाइज लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं और इन क्लासेस को आपको चित्र के माध्यम से भी समझाया जा रहा है। इनके हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको क्लासेस के बीच में पता चलेगा। तो आप लोग क्लासेस में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लो, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आपका टाइम बिल्कुल भी जाया ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीजों के प्रकीर्णन के विषय में। जो बीजों का आपका अंकुरण है और जो बीजों की संरचना है, ये दोनों के दोनों टॉपिक हम लोग पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है आपने जरूर देख लिया होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे कि बीजों का प्रकीर्णन जो है वो क्या होता है, कैसे होता है और इसकी प्रमुख विधियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यह सर्व विदित तथ्य सभी को ज्ञात है कि पर्यावरण की संरचना में जो है पेड़ पौधे की मुख्य भूमिका होती है। मतलब जो आपका पर्यावरण है उसका एक बहुत बड़ा आधार जो है वो आपके पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे जो हैं वो बीजों के द्वारा बनते हैं, इसलिए बीजों का प्रकीर्णन जो है वो अति आवश्यक होता है। क्योंकि जो पौधे या पेड़ की जो आपकी संरचना है, जो उसका संपूर्ण रूप है, तो वो बीज के द्वारा ही आता है। बीजों के माध्यम से ही पौधों का निर्माण होता है। बीजों के प्रकीर्णन के लिए प्रकृति द्वारा जो है वो अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें प्रमुख उपाय जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं बीजों के प्रकीर्णन की प्रमुख विधियां जो हैं वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आपकी आ जाती है कि जल के माध्यम से बीजों का प्रकीर्णन। तो आप से देख सकते हैं इस प्रक्रिया में बीजों का प्रकीर्णन जो है वो जल के माध्यम से होता है। इस प्रकार के प्रकीर्णन में बीजों की संख्या जो है वो अत्यधिक होती है। इनके बीज जो होते हैं वो अत्यधिक चिकने होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये जलरोधी होते हैं। अगर ये जलरोधी नहीं होंगे तो वो पानी के साथ जो है वो बह जाएंगे। ये बीज जल की लहरों के साथ बह जाते हैं और किनारों पर बीजों का जो है वो प्रकीर्णन कर देते हैं। जैसे ये पूरा का पूरा जो है वो आपका पानी भरा है, जैसे तालाब है या अन्य कुछ भी है, तो होगा क्या, जब बीज इसमें पड़ेंगे तो बीज बहेंगे और वो किनारे पर जो है वो लग जाएंगे और किनारे पर ही इनका क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। और इसी को हम जल के द्वारा प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे आपका एक कमल हुआ, तो कमल कहाँ पर लगता है, आप सब अच्छे से जानते हो। कमल जो है वो तालाब के किनारे ही पाया जाता है और यही वजह है कि कमल का प्रकीर्णन जल के माध्यम से होता है। इसी तरह अगर नारियल की बात करोगे तो नारियल में पानी भी होता है, तो इसको तो जमने के लिए जो है वो पानी अत्यंत आवश्यक ही होता है। तो आपका ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न देखने को मिल जाता है, निम्न में जल के माध्यम से प्रकीर्णन किसका होता है। तो दो के दो नाम याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके नाम है, उन्हीं को मैंने डाला है। नारियल के साथ साथ ये क्या हो जाता है, आपका कमल हो जाता है। अब दूसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे फलों के माध्यम से। तो प्रकृति में कुछ फल इस प्रकार के भी होते हैं कि फल पकने के बाद स्वयं जो है वो फट जाते हैं और फटने के उपरांत इधर उधर जो है वो बिखर जाते हैं, जिनको हम फलों के माध्यम से जो है वो प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे आपकी मटर की फली होती है या आपकी क्या होती है, सेम की फली होती है। तो इसको जब आप क्या करते हो, फाड़ते हो, तभी आपके बीज जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो दूसरा माध्यम हम लोगों ने कौन सा पढ़ लिया, फलों के माध्यम से। तीसरे माध्यम में हम लोग बात करेंगे वायु के माध्यम से इनका जो है बीजों का प्रकीर्णन। तो इसमें बीजों का प्रकीर्णन माध्यम जो है वो हवा होता है। इस माध्यम में प्रकीर्णन में वही बीज आते हैं जिन पर भार जो है वो नग्न अवस्था में आकार में अति सूक्ष्म तथा संख्या में अधिक से अधिक होती है, जिनको दूर दूर तक पहुंचने में कोई परेशानी ना हो। मतलब जो हवा के माध्यम से आपका प्रकीर्णन होता है, इसमें पहली कंडीशन तो आपकी ये होती है कि जो बीज होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, नग्न अवस्था में होना चाहिए। साथ में ये कैसा होना चाहिए, ये आपका हल्का होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं, शीशम, आर्किड और जो आपका
सूर्यमुखी का बीज होता है, ये हवा के माध्यम से प्रकीर्णित होता है। चौथा आपका माध्यम हो जाता है जंतुओं के माध्यम से। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, इनकी जो फ्री पीडीएफ है वो आपको मेरे डीएलएड बीटीसी क्लासेस करके ये ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, ये आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो, इसका लिंक मैं नीचे टेलीग्राम पर भी दे दूंगा, उसे आप ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको मिल जाएगा। इसमें आपको जो है फ्री पीडीएफ मिलेंगी, सारी क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे, और जो सीडीपी पूरा का पूरा मैंने कराया है, टोटल 18 क्लासेज हैं, 18 क्लासेस के बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी कंप्लीट कराए गए हैं, इसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाती है। इन क्लासेस को आप लोग जरूर जो है कंप्लीट कर लेना, बाकी इस क्लासेस की पीडीएफ भी आपको यहीं पर जो है मैं वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला प्रकीर्णन का आता है जंतुओं के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं इस प्रक्रिया में जीव जंतु बीजों का प्रकीर्णन अपने मल के माध्यम से जो है वो करते हैं। जीव जंतु जिन फलों को खाते हैं उन फलों में बीजों का जो है वो समावेश होता है, और वह बीज मूल के साथ बाहर आ जाते हैं और बीजों का प्रकीर्णन करते हैं। कहने का मतलब ये, जो आपके जंतु होते हैं उन्होंने खाया, कुछ भी जो भी चीजें खाई, खाने के बाद उन्होंने क्या किया, मल किया, वो गोबर के माध्यम से किया और वो बाहर आया। उसमें क्या निकल आए, उसमें आपके निकल आए जो आपके जो मतलब कहने का मतलब ये प्रकंद वगैरह जो है वो निकल आते हैं और उनका क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। इसमें गोखरू और लटजीरा आपका सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर हमने मुख्य रूप से 4 जो है वो आपके प्रकीर्णन के माध्यम पढ़े। कौन कौन से, पहला हो गया आपका जल के माध्यम से, जिसमें हमने पढ़ा इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, पहला हो गया नारियल और दूसरा हो गया आपका कमल। दूसरे पर हम लोगों ने पढ़ा किसके माध्यम से, फलों के माध्यम से। तो फलियां कहाँ पर होती हैं, मटर की फली होती है, सेम की फली होती है, तो इनमें किसके माध्यम से प्रकीर्णन होता है, फलों के माध्यम से होता है। तीसरे माध्यम में हम लोगों ने पढ़ा किसके माध्यम से, वायु के माध्यम से प्रकीर्णन। वायु के माध्यम से प्रकीर्णन में आपका शीशम आ जाता है, आपका आर्किड आ जाता है, और तीसरा आपका सूर्यमुखी आ जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जंतुओं के माध्यम से। तो जंतुओं के माध्यम से जो प्रकीर्णन होता है इसमें किसका किसका होता है, गोखरू का होता है और लटजीरा का होता है। लटजीरा वगैरह आप लोगों में से बहुत से कम ही लोग जानते होंगे, जो गांव से संबंधित हैं उनको अच्छे से पता होगा। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, बीजों के प्रकीर्णन के कितने माध्यम है, 4 माध्यम है, जल के माध्यम से, फलों के माध्यम से, वायु के माध्यम से और जंतुओं के माध्यम से। कमेंट में आप लोग जरूर बताना कि बीजों के अंकुरण के लिए कौन कौन सी जो है वो यहां पर परिस्थितियां आवश्यक है। अब अगला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम लोगों ने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया है कि पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया किस तरह से होती है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जंतुओं में लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो है वो किस तरह से होती है। तो आप देख सकते हैं जंतुओं में लैंगिक जनन जो है वो विभिन्न विधियों द्वारा होता है। लैंगिक जनन के समय मोनोसिस्टिस जैसे एक कोशिकीय जीव आकार में जो है वो समान होते हैं। तो देखिए, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है आपको पता होगा, मोनो का मतलब ही होता है कैसा, एक, जो एक जैसा होता है उसी को हम लोग कैसा कहते हैं, मोनो कहते हैं। तो कोशिकीय जीव आकार में जो है वो समान होते हैं। मलेशिया परजीवी में दोनों जीव जो हैं वो असमान होते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में नर शुक्राणु तथा मादा अंड जो है उत्पन्न करती हैं। उभयलिंगी जीवों में एक ही जीव एक ही समय में शुक्राणु जो है उत्पन्न करता है तथा दूसरे में जो है वो अंडा उत्पन्न करता है। अब आप इसको अच्छे से समझिए। तो सबसे पहले जो लैंगिक जनन होता है वो किसमें होता है, जो एक कोशिकीय आपके होते हैं। तो एक कोशिकीय में जो जनन की प्रक्रिया किसे कहते हैं, वो मोनोसिस्टिस के आधार के नाम पर करी जाती है। दूसरा जो बहुकोशिकीय आपके होते हैं तो उनमें क्या होता है, जो नर होते हैं वो आपके शुक्राणु उत्पन्न करते हैं और जो मादा होती हैं वो आपकी क्या करती हैं, वो अंडाणु अर्थात अंडा उत्पन्न करती हैं और वो युग्मनज की प्रक्रिया होती है। और उसके बाद क्या होता है, आपकी लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया एक कोशिकीय में भी होती है और बहुकोशिकीय में भी होती है और आपके उभयलिंगी में भी होती है। लेकिन ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, मलेशिया परजीवी में जो दोनों जीव होते हैं वो असमान होते हैं। असमान का मतलब एक नर होता है और एक मादा होता है। जो नर होता है वो शुक्राणु उत्पन्न करता है और मादा जो है वो अंडा उत्पन्न करता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेढक में नर तथा मादा दोनों जो है वो जनन करते हैं और अपने अपने युग्मकों को पानी में जो है वो छोड़ देते हैं। शुक्राणु अंडों को पानी में जो है वो निषेचित करता है। ऐसे निषेचित को क्या कहते हैं,
बाह्य निषेचन कहते हैं। मतलब जो मेढक है, मेढक के दो भाग हुए, कौन कौन से, एक नर मेढक और एक मादा मेढक। दोनों ने क्या, इन्होंने अपने शुक्राणु जो थे और इन्होंने जो अपने अंडा है इनको पानी में छोड़ दिया। पानी में निषेचन की प्रक्रिया जो है वो हुई, नर मेढक के द्वारा जो छोड़ा गया और जो मादा मेढक के द्वारा छोड़ा गया। पानी में जनन की प्रक्रिया हुई, निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट हुई और इसी को हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। और बाद में क्या होता है, मेढक के बच्चों का जन्म हो जाता है। आगे आप देखोगे मवेशी, कुत्ता, कीट, मकड़ी, मनुष्य तथा ऐसे ही अन्य जंतुओं में नर अपने शुक्राणु को मादा के शरीर के अंदर जो है वो छोड़ते हैं। शुक्राणु अंडों को मादा के शरीर के अंदर ही निषेचित करते हैं। ऐसे निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे आपका मनुष्य होता है, तो मनुष्य में क्या होता है, जो नर है तो ये आपकी प्रक्रिया जो होती है पूरी की पूरी, उसमें क्या होता है, जो नर है ये अपने शुक्राणु कहाँ छोड़ता है, ये आपका जो मादा होता है उसके अंडाशय में छोड़ता है। और वहां पर क्या होता है, जिसे आप लोग क्या कहते हो कमेंट में जरूर बताइएगा। और वहां शुक्राणु उसने छोड़े और वहां पर क्या है, मादा के अंडाणु होते हैं और बाद में निषेचन की प्रक्रिया हुई, युग्मनज बना और बाद में जीव का क्या हो जाता है, जन्म जो है वो हो जाता है। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है। जैसा कि मैंने आपको कहा है, निषेचन के तुरंत बाद युग्मनज विकसित होना आरंभ कर देता है। युग्मकों में अपने माता पिता की तुलना में आधी संख्या में गुणसूत्र अथवा क्रोमोसोम जो है वो होते हैं। निषेचन से जब दो युग्मक जिनकी आधी संख्या में क्रोमोसोम होते हैं मिलते हैं, तब जीव में क्रोमोसोम की संख्या पूरी हो जाती है। जैसे एक बच्चे के जन्म पर हम लोग जो है वो बात यहाँ पर करेंगे, तो एक नर है और एक क्या है, आपका मादा है। मतलब एक पुरुष है और एक क्या है, आपकी स्त्री है। अब सामान्यतः क्या होता है, 46 जो है वो गुणसूत्र एक मनुष्य में पाए जाते हैं। अब हुआ क्या, जो आपका सीधी लैंग्वेज में आप कह सकते हो पिता है और माता है, ये आपका क्या है, ये आपका बच्चा है। तो इसमें से जो 22 गुणसूत्र हैं ये पिता से आए और 22 जो हैं ये आपके जो है वो मादा से आते हैं जोड़ी के रूप में। और जो एक जोड़ी आपका गुणसूत्र जो है वो बचता है, उसी के द्वारा निर्धारण हो जाता है किसका, जो बच्चा आपका नर होगा या मादा होगा, मतलब लड़का होगा या लड़की होगा। निर्धारण कौन करता है, निर्धारण करता है आपका एक्स और वाई के माध्यम से जो है ये निर्धारण हो जाता है। एक्स गुणसूत्र किसमें होते हैं, मादा में, और वाई किसमें होते हैं, पुरुष में होते हैं। कहने का मतलब ये कि नर और मादा के जो संयुक्त निषेचन के द्वारा युग्मनज प्रक्रिया के बाद किसका जन्म होता है, जीव का जो है वो जन्म होता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। जो जंतुओं में लैंगिक जनन की प्रक्रिया है ये सीधे सीधे आपके पेपर में जो है वो पूछी गई है। वीडियो को जरूर यार लाइक कर देना, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। बाकी इसी चैनल पर आपको सीडीपी की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी चैनल पर ही, तो उसे भी आप लोग जरूर देखना। टेलीग्राम ज्वाइन करो जहां पर आपको इनकी फ्री पीडीएफ मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपको मैं बता दूं ये क्लासेस 7:15 पर शाम को डेली लाइव होती है। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय।